एक हमारे पास कुछ लोगों का आग्रह ये आया है कि पाश्चात्य दर्शन में बात करते करते हमने विटगेन्स्टीन को छोड़ दिया। जब हमने विटगेन्स्टीन को छोड़ा था तो हमने उससे उस समय दो कारण दिए थे। एक कारण तो ये दिया था कि विटगेन्स्टीन ने अपनी ही किताब को, ये हिंदुस्तान के नहीं दुनिया के अंदर सबसे यूनिक एग्जाम्पल है कि अर्ली विटगेन्स्टीन जो थे उन्होंने पहले जो किताब लिखी थी फिलॉसफी की, उसका पूर्ण रूप से खंडन कर दिया, उसके सारे सिद्धांतों को खंडन करके और नई किताब लिखी। तो अर्ली विटगेन्स्टीन और है, लेटर विटगेन्स्टीन और है। अर्ली विटगेन्स्टीन को बिल्कुल पूरी तरह खंडन विटगेन्स्टीन ने कर दिया, किसी और को इसको खंडन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी या किसी और को इसके ऊपर आपत्ति उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। विटगेन्स्टीन ने खुद ही इसको, तो एक तो हमने कहा था कि विटगेन्स्टीन को मैं खुद ही अपने सिद्धांतों का खंडन कर दिया, इसलिए हम एक तो इसलिए छोड़ रहे हैं। दूसरे हमने कहा था कि विटगेन्स्टीन भारतीय दृष्टि से विटगेन्स्टीन भाषा दर्शन के संस्थापक हैं। भारत में भाषा दर्शन को दर्शन नहीं माना गया, भारत में इसको साहित्य का अंग माना गया है। जो भाषा के बड़े बड़े ग्रंथ हैं, पाणिनि के ग्रंथ हैं, उनके ऊपर भाष्य लिखे गए हैं, उनको फिलॉसफी नहीं मानी गई, उनको लिटरेचर माना गया है। तो भारतीय दृष्टि से, चूँकि ये भाषा दर्शन के आदमी हैं, तो भारतीय दृष्टि से इनका जो है वो लैंग्वेज से संबंध है इनका। तो खैर अब जो है, अब चूँकि लोगों की मांग आई है कि विटगेन्स्टीन, तो हम विटगेन्स्टीन के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। लुडविग विटगेन्स्टीन उनका पूरा नाम है। ये वियना के अंदर पैदा हुए थे। जर्मनी से लगा हुआ एक छोटा सा देश है, उसका नाम है ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण जो है कि वर्ल्ड वार प्रिंस को कत्ल करने के आधार पर हुई थी सारा का सारा। तो ऑस्ट्रिया जो है, इसका कैपिटल है वियना। वियना जो है उन लोगों का अड्डा रहा है जो साहब बड़े बड़े साइंटिफिक थिंक कर रहे हैं। तो ये वियना में पैदा हुए थे, यहूदी घराने में पैदा हुए थे और बड़ा संपन्न घराना था। इनके बाप जो थे वो एक स्टील की फैक्ट्री में बहुत बड़े पद पर थे। विटगेन्स्टीन 14 साल वहीं पढ़े वियना में। जो वियना का वातावरण था, वहाँ वियना में बहुत बड़ा स्कूल हमने पहले देख लिया उसको, लॉजिकल पॉजिटिव, उसमें शिलिप है, साइंस के बड़े बड़े लोग हैं, इन्होंने वो बनाया था लॉजिकल पॉजिटिव। और इन्होंने अध्यात्मवाद को और मेटाफिजिक्स को बिल्कुल खंडन कर दिया था। तो वहाँ का वातावरण इस तरह का था। 1908 में इन्होंने आगे जा कर के अपनी 14 साल वहीं पढ़े। 14 साल के बाद ये बर्लिन गए। बर्लिन में जाकर इन्होंने इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त करनी शुरू की, जर्मनी में जाकर। उसके बाद ये अपनी शोध के कार्य करने के लिए इंग्लैंड चले गए, मैनचेस्टर। मैनचेस्टर में इन्होंने बड़ी शोध के बाद क्या किया कि जो वायुसेना में जेट प्रयोग होते हैं, तो जेट टेक्निक जो है इन्होंने वहाँ उसका डिज़ाइन बनाया। जहाज़ के अंदर जो जेट जहाज़ बनेंगे उनकी टेक्निक का डिज़ाइन बनाने वाले ये विटगेन्स्टीन थे। तो बेसिकली ये इंजीनियर थे, क्योंकि इन्होंने जर्मनी में इंजीनियरिंग पढ़ी और यहाँ इन्होंने मैनचेस्टर में शोध करने में
सारा वो जेट जो था। इसलिए ये फ़ौज में भी, मिलिट्री में भर्ती हुए जहाज़ के चालक बन के रूप में इन्होंने टीचिंग का काम थोड़ा किया, बहुत थोड़ा किया, थोड़े दिनों के लिए किया। इंजीनियरिंग का काम ज़्यादा किया। लेकिन जब ये वहाँ शोध कर रहे थे और जेट की मशीन का डिज़ाइन बना रहे थे, तब उसमें मैथमेटिक्स को बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ती थी। जहाज़ ऊपर जाके पलटा खाएगा। जेट जहाज़ जो हैं, जेट जहाज़ में ये होता है कि जेट जहाज़ यानी उलट भी सकता है सीधा, और सीधा खड़ा भी हो सकता है, जैसे भी हो सकता। तो कितना बैलेंसिंग चाहिए, कौन कौन से पुर्दों में किस तरह प्रोपोर्शन कितनी होनी चाहिए, वहाँ जा कर के इनकी रुचि जो थी वो पहले मैथमेटिक्स में बनी। मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा अध्ययन करने की इनकी, कि जब तक मैथमेटिक्स में अच्छी तरह अध्ययन नहीं करेंगे, एक एक जहाज़ 1-1 करोड़ में बनता है, अगर थोड़ा सा भी बैलेंसिंग गड़बड़ हो गया तो जहाज़ का अपना नाश हो जाएगा। तो इन्होंने मैथमेटिक्स को बहुत गहन अध्ययन करना शुरू किया। उस समय फ्रेगे जो थे, ग्रेट मैथमेटिशियन, लोगों ने कहा अगर मैथमेटिक्स को अच्छी तरह अध्ययन करना चाहते हो तो जा कर के फ्रेगे को मिलो। तो ये फ्रेगे को मिले जा कर के, और फ्रेगे से इन्होंने मैथमेटिकल फार्मूला सीखने शुरू किए। फ्रेगे जो थे वो खाली मैथमेटिशियन नहीं थे, वो प्रिंसिपल्स ऑफ मैथमेटिक्स जो थे उनके जानने वाले थे, यानी मैथमेटिकल फ़िलॉसफी क्या है। तो फ्रेगे के साथ आके इनकी फ़िलॉसफी में रुचि बनी। फ्रेगे ने इनको कहा कि आप जाइए, रसल और मूर जो हैं उन्होंने रसल और व्हाइटहेड जो हैं उन्होंने एक किताब लिखी है, उसका नाम है प्रिंसिपिया मैथमेटिका। सारा मॉडर्न अलजेब्रा, सारी इन्फिनिट सीरीज़ जो आज सारे दुनिया में पढ़ाई जा रही है, ख़ास तौर से इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चों को जो पढ़ाई जाती है मॉडर्न अलजेब्रा, वो रसल की उस किताब में सारा का सारा। तो ये रसल के साथ चले गए, रसल और मूर के साथ जा कर के काम करने लगे। वहाँ जाकर इनको फ़िलॉसफी की, इनको फ़िलॉसफी में रुचि जब हुई जब उन्होंने प्रिंसिपल मैथमेटिका में रसल का एक वाक्य पढ़ा। रसल ने एक वाक्य में लिखा कि सारी जितनी भी मैथमेटिक्स की प्रपोजिशंस हैं, जितनी भी मैथमेटिक्स के स्टेटमेंट हैं सारे के सारे, उनको एक लॉजिकल स्टेटमेंट, लॉजिकल लॉ में 3 लॉजिक लॉ हैं, एक लॉजिक के लॉ में रिड्यूस किया जा सकता सारी मैथमेटिक्स को। प्रिंसिपिया मैथमेटिका ही 2 वॉल्यूम में है, बहुत बड़ी बड़ी। तो सारे वॉल्यूम को इसके को हम एक लॉ में, 3 लॉ हैं लॉजिक के। ये हम जब एरिस्टोटल हम पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था लॉ ऑफ आइडेंटिटी, लॉ ऑफ कंट्राडिक्शन, लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडिल। ये एरिस्टोटल के ज़माने से चल रहे हैं 3 लॉ, इनमें कोई परिवर्तन अब तक नहीं हुआ लॉजिक में। तो रसल ने कहा कि सारी मैथमेटिक्स को हम रिड्यूस कर सकते हैं एक लॉ में, लॉ ऑफ आइडेंटिटी। अब ईसा मसीह से भी 350 साल पहले एरिस्टोटल ने अपने सिद्धांत दिया था, और उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता बल्कि मैथमेटिक्स। तो इनकी फ़िलॉसफी में बड़ी रुचि बन गई। रसल के साथ जा कर के इन्होंने मैथमेटिक्स की फ़िलॉसफी पढ़ने शुरू की। रसल ने बहुत सारी चीज़ें दी हैं मैथमेटिक्स की फ़िलॉसफी में, लेकिन इन्होंने बहुत सारी चीज़ें रसल से ली, बहुत सारी ली। लेकिन इन्होंने रसल की जो चीज़ थी, सबसे बड़ी बात ये देखी कि मैथमेटिक्स जो है वो हमें इस जगत के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता। मैथमेटिक्स का जगत के लिए एक्सप्लेनेशन करने में, मैथमेटिक्स इस जगत को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्योंकि मैथमेटिक्स का कोई भी स्टेटमेंट और कोई भी लॉ फैक्चुअल नहीं होता, फॉर्मूले होते हैं, फॉर्मल होते हैं सारे के सारे। लॉजिक के सारे जितने भी लॉ हैं वो सब मैथमेटिक्स में ये फॉर्मल होंगे।
यानी हमने ना कहा कि एक बाज़ार के अंदर चीनी 6 रुपये किलो बिक रही है, तो 9 किलो चीनी कितने की आएगी? तो ये तो हम पूछ रहे हैं 6 नाम 54, लड़का बता देगा। यदि 1 किलो की कीमत 6 रुपये तो 9 के अलावा 54 रुपये। लेकिन एक लड़का खड़ा हो गया, उसने कहा जी मैं तो जब बाज़ार गया था चीनी 32 रुपये 40 रुपये किलो मिल रही थी, मुझे वो बताओ, जगह बताओ जहाँ 6 रुपये किलो आपने मिल दी, आपका सवाल ही गलत है। तो रसूल ने कहा हमारा सवाल तो ठीक है, क्योंकि हम जगत के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देते, हम तो रिलेशन बताते हैं कि इसका इससे क्या रिलेशन है, बस। वो मैथमेटिकल रिलेशन जो होते हैं वो लॉजिकल होते हैं, वो चेंज नहीं हो सकते जगत की परिस्थितियों। इसलिए जगत की परिस्थितियों के बारे में मैथमेटिकल कोई नॉलेज नहीं देता। तो एक तो इन्होंने बात विटगेंस्टाइन ने वहाँ से सीखी, और उसके बारे में उन्होंने बहुत कुछ लिखना शुरू किया जगत के बारे में। जगत कैसा है बना हुआ, किन चीज़ों से बना हुआ है, इसके बारे में कैसे स्टेटमेंट दिए जा सकते हैं, इसकी रुचि वहाँ उनकी बनी, फिलॉसफी की रुचि। ये शिलिक को जाके मिले फिर, जो लॉजिकल पॉजिटिव में एल्फ्रेड आयर का गुरु था और बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, साइंटिफिक फिलॉसफी में मिले। क्योंकि साइंस जो है हमें फैक्ट्स की नॉलेज देती है, और मैथमेटिक्स हमें फैक्ट्स की नॉलेज नहीं देता बिल्कुल। तो ये शिलिक को भी जाके मिले, उन्होंने बताया कि ये साइंस अलग है, ये अलग है। और मैथमेटिक्स में जो नए लॉ थे वो सारे इन्होंने इनकॉर्पोरेट करने शुरू किए। वास्तव में देखा जाए तो 20वीं सदी में विटगेंस्टाइन से बड़ा कोई हमें फिलॉसफर दिखाई नहीं देता जिसका प्रभाव सारे लोगों पर पड़ा। रसल पर भी पड़ा, रसल जैसा ऊंचा आदमी, मूर पर भी पड़ा। ये जो लॉजिकल पॉजिटिविस्ट थे, इन्होंने बहुत कुछ विटगेंस्टाइन की थ्योरी से लिया। तो विटगेंस्टाइन ने जो सिद्धांत बनाए सारे, जिसका यही आधार लिया कि लॉजिक को लॉजिक के लॉ में सारे मैथमेटिक्स को रिड्यूस किया जा सकता है। मैथमेटिक्स फैक्ट के बारे में कुछ नहीं कहता, इसलिए मैथमेटिक्स जगत की व्याख्या नहीं कर सकता। ये सारी चीज़ें इन्होंने ली हैं, और उन्होंने फिर इसको मॉडर्न जो मैथमेटिक्स था उसमें ढालने की कोशिश की। सारा जितना भी मैथमेटिक्स मॉडर्न है वो सारा सिंबॉलिक है। मोस्ट मॉडर्न जो लॉजिक है वो सिंबॉलिक लॉजिक है। जो ट्रेडिशनल लॉजिक है उसके अंदर बहुत सारी, वो तो रसल वगैरह ने दिखाया था कि लैंग्वेज कितनी कन्फ्यूज़न कर देती है। बनाना एंड एप्पल आर गुड फॉर हेल्थ। अब ये कन्फ्यूज़न ये है कि बनाना और एप्पल मिला करके खाएं तो गुड फॉर हेल्थ है, या बनाना गुड फॉर हेल्थ। तो एंड शब्द जो है बड़ा कन्फ्यूज़न पैदा कर रहा है। तो ऐसे रसल ने भाषा में बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। इन्होंने भी देखा, विटगेंस्टाइन ने, कि इसको सिंपल लॉजिक में ला करके कोशिश करो, वो है सिंबॉलिक लॉजिक। आपकी ट्रेडिशनल लॉजिक से कन्फ्यूज़न पैदा होता है, भ्रांतियाँ। तो सिंबॉलिक लॉजिक में इन्होंने कुछ सिंबल बनाए हैं। इन्होंने कहा कि अगर आप ये कहना चाहते हैं कि चाहे केला खाओ चाहे सेब खाओ आपकी हेल्थ के लिए होता है, तो और सिंबल लगाएंगे। वेज की सिंबल लगाएंगे। आपका क्या ए, वेज बी, और उसके आगे जो भी होगा,
और अगर आप ये कहते हैं कि दोनों मिल कर के गुड फॉर हेल्थ हैं, तो ए डॉट बी फिर जो कुछ भी है गुड फॉर हेल्थ। तो इसी तरह से उन्होंने सिंबॉलिक लॉजिक में सारा रिड्यूस किया, सारी चीज़ों को सिंबल में रिड्यूस करना पड़ा। और उस सिंबल में रिड्यूस करने के से उन्हें ये लगा कि हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम जो हैं भाषा के कारण से पैदा हो जाती हैं। रसल से इन्होंने सारा यही सीखा। रसल का तो हमें पता ही है, जब हम रसल को कर रहे थे कि रसल ने भाषा में संशोधन किया था। अगर आपको याद होगा तो रसल का हमने, नहीं तो दोबारा रिपीट करेंगे तो देर लग जाएगी। तो रसल ने कहा कि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न पैदा करने वाला शब्द जो है अंग्रेज़ी में वो इज़ है। आप इज़ को निकाल करके सेंटेंस बनाओ तो क्लियर हो जाएगा काम। तो रसल का जब हम कर रहे थे तब हमने सारे देखे थे कि इज़ को कैसे हटाया रसल ने। और तक इन्होंने इस चीज़ को देखा, इन्होंने रसल वाले एग्जाम्पलों को अध्ययन किया, लेकिन उसका निष्कर्ष ये निकाला कि मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स जो हैं वो भाषा के कारण से पैदा हो जाती हैं। भाषा जैसी प्रयोग में आती है वो बहुत सारी भ्रांतियां पैदा कर देती है। इसलिए सिंबल का प्रयोग करो, और जब सिंबल का प्रयोग करोगे तो वो भ्रांतियां दूर हो जाएंगी। अब इन सिंबल में ये है कि आप सिंबल प्रयोग कर रहे हैं, ए वेज बी इम्प्लाइज या इज इक्वल टू दिस, और इस तरह से कर रहे हैं सारे के सारे। तो जैसे रसल ने निकाला, इन्होंने भी चीज़ें निकालनी शुरू की। अब एक पुराना याद थोड़ा दिलाने के लिए करें हम कि रसल ने कहा हमारे पास 3 सेंटेंस हैं। ट्रायंगल इज़ ए 3 साइडेड फिगर। इज़, ट्रायंगल इज़ आ गया बीच में। फिर हमने कहा कैट इज़ ए मैमल, इज़ आ गया ये। फिर हमने कहा सोक्रेटिस इज़ ए फिलोसफर, इज़ आ गया बीच में। और इसके बाद हमने चौथा सेंटेंस दिया रोज़ इज़ रेड। अब ग्रामर की दृष्टि से अगर हम देखें तो चारों सेंटेंस एक से ही हैं। अगर हम ग्रामर को ये मान लें कि जो हमारा बाह्य जगत है उसका स्वरूप ग्रामर जैसा है, तो सारी फिलोसफिकल प्रॉब्लम पैदा हो जाएंगी, गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए हमें इज़ को हटाना पड़ेगा। पहले सेंटेंस को हम करना पड़ेगा आइडेंटिटी। प्रेडिकेट एंड सब्जेक्ट कैन बी चेंज विदाउट चेंजिंग मीनिंग, इज़ खत्म हो गया। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट कैन बी चेंज्ड विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग, इज़ कहाँ है, इज़ निकल गया। लेकिन दूसरे सेंटेंस पे वहाँ ये लॉ लागू नहीं कर सकते। कैट इज़ ए मैमल, तो आप ये नहीं कह सकते मैमल इज़ कैट, ऑल मैमल आर कैट, क्योंकि सारे मैमल कैट नहीं होते। तो दूसरी जगह से तो हम निकालेंगे तो हम कहेंगे कैट द क्लास ऑफ मैमल इंक्लूड्स क्लास ऑफ कैट, ये निकाल दिया। यहाँ क्लास इंक्लूजन का रिलेशनशिप है, यहाँ इसका मतलब है क्लास इंक्लूजन। अब सिंबल एक सिंगल जजमेंट आया, सिंगुलर। सोक्रेटिस इज़ ए फिलोसफर। सोक्रेटिस मेरे कुत्ते का भी नाम हो सकता है, मैं अपने कुत्ते का नाम रख लूँ सोक्रेटिस सोक्रेटिस सोक्रेटिस। तो इसको हम इधर हटा के क्या कहेंगे, देयर एग्जिस्टेड वन एंड ओनली वन पर्सन इन ग्रीक एंड हिज नेम वाज सोक्रेटिस, ये हट गया। ये सेंटेंस और तरह का है। अब चौथा सेंटेंस है वो रियल सेंटेंस है, उसमें सब्जेक्ट का गुण बता रहा है रेडनेस प्रेडिकेट।
तो ये रियल वाक्य है जो फैक्ट को एक्सप्लेन कर रहा है, दूसरे जो हैं वो रियल नहीं है, उनको बदलो वहाँ इज निकाला जा सकता है। इसलिए रसल ने कहा कि इज वर्ब नहीं है, ग्रामर में इज वर्ब हो सकता है लेकिन लॉजिक में इज वर्ब नहीं है, एक कोपुला है, एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ने वाला है। वो कैसे जोड़ेगा? आइडेंटिटी से जोड़ेगा तब भी इज आ जाएगा, क्लास रिलेशनशिप से जोड़ेगा तब भी इज आ जाएगा, हिस्टोरिकली इसको देयर एग्जिस्टेड वन एंड ओनली वन मैन तब भी इज आ जाएगा, और जो हमारा एक साधारण सेंटेंस है उसमें भी इज आ जाएगा। तो ये हमने रसल जब कर रहे थे तो विटगेंस्टाइन ने रसल से ये चीज़ ले ली कि भाषा के दोष को हम कैसे दूर करें कि फिलॉसफी की समस्याएं सुलझ जाएं हमारे। इस संसार को एक्सप्लेन करने के लिए हम साधारण भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। साधारण भाषा का प्रयोग करेंगे तो बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो जाएंगी, और लॉजिकल सिंबल जब हम प्रयोग करेंगे तो उसमें क्या होगा कि जब हम सिंबल के लिए जो हम शब्द प्रयोग कर रहे हैं हमने ए, तो ए की जगह हम कोई वैल्यू भरें और बी की जगह कोई वैल्यू भरें इज इक्वल टू सी, तो अगर सी हमेशा कांस्टेंट रहता है, चाहे हम कोई वैल्यू भर दें ए की जगह और बी की जगह कोई को भर दें, तो सी हम अगर हमेशा कांस्टेंट रहे तो हम कहेंगे कि ये जो है ये वाक्य नहीं है, ये सेंटेंस नहीं है, ये स्टेटमेंट नहीं है, ये टोटोलॉजी है। टोटोलॉजी का शब्द, क्योंकि विटगेंस्टाइन ने अंग्रेज़ी भाषा में कहा है कि अंग्रेज़ी भाषा के अंग्रेज़ी स्पीकिंग जो देश हैं उन्हीं के लिए मैं लिख रहा हूँ, क्योंकि अंग्रेज़ी में ये सारा गड़बड़ होता है, ये हिंदी भाषा पे लागू नहीं होते सारे। तो अंग्रेज़ी भाषा में सारी जो गड़बड़, तो ये शब्द जो हैं समझने अंग्रेज़ी के, तो वो कहते हैं कि ये टोटोलॉजी है, स्टेटमेंट नहीं है। टोटोलॉजी का मतलब होता है रिपीटिशन। पानी पानी है, इसमें कोई नई बात क्या कही आपने। गुलाब गुलाब है, तो ये टोटोलॉजी कहलाती हैं। तो मैथमेटिकल स्टेटमेंट सारे लॉजिकल स्टेटमेंट सारे टोटोलॉजी हैं। अगर उन्हें वैल्यू, कुछ जगह ऐसी होगी कि हम कोई वैल्यू भरें ए की जगह और कुछ भरें बी की जगह, वो हमेशा एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे। उसको कहेंगे ये व्याघाती व्याघात है, ये फैक्चुअल स्टेटमेंट नहीं है। तो इस तरह बहुत सारे एग्जाम्पल दे करके इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि लॉजिक में फैक्चुअल स्टेटमेंट, लॉजिक के अंदर अब दो तरह के स्टेटमेंट भी जो कांट ने बनाए थे वही चले आ रहे हैं अब तक। तो उन्होंने कहा स्टेटमेंट को हमें समझना पड़ेगा। दो तरह के स्टेटमेंट होते हैं, एक को कहेंगे हम विश्लेषणात्मक और एक को कहेंगे हम संश्लेषणात्मक। विश्लेषणात्मक जो स्टेटमेंट होते हैं वो सब्जेक्ट की व्याख्या कर देते हैं, वही प्रेडिकेट बन जाता है, सब्जेक्ट के बारे में कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं देते। जैसे ट्राइंगल इज़ थ्री साइडेड फिगर, थ्री साइडेड फिगर इज़ ट्राइंगल, इनको आपस में चेंज कर दो, कोई अंतर मानी पे अंतर नहीं पड़ेगा मीनिंग पे। लेकिन कैट इज़ ए मैमल, इसमें नहीं कर सकते इस चीज़ को, यहाँ आइडेंटिटी है। तो इस तरह से सारी चीज़ों को हमने जब देखा, ये स्टेटमेंट जो है ये टोटोलॉजी हैं, ये व्याघात हैं, कंट्राडिक्शन है सारे के सारे। जो ऑर्डिनरी हैं वो तो ऐसे हैं, कभी सत्य होंगे कभी असत्य होंगे, वो तो ऑर्डिनरी स्टेटमेंट हो। तो ये स्टेटमेंट जो होते हैं जो और कभी सत्य हों कभी असत्य हों, ये हमारे एक्सपीरियंस पे निर्भर करेंगे। हम एक्सपीरियंस देख करके कोई चीज़ जोड़ेंगे सब्जेक्ट के साथ, ये कहलाएंगे संश्लेषणात्मक। कांट ने इस पर सारा बहुत लिखा है। जब कांट की फिलॉसफी हम पढ़ रहे थे तो संश्लेषण और विश्लेषण दोनों को उन्होंने अलग अलग करके
सारा अपना दर्शन ही इस चीज़ पे खड़ा किया। संश्लेषण और विश्लेषण को अच्छी तरह समझ लेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि विश्लेषणात्मक जो स्टेटमेंट हैं, दे से नथिंग अबाउट फैक्ट्स। जैसा कि ये उन्होंने एग्ज़ाम्पल उन्होंने और एग्ज़ाम्पल दी थी ऑरेंज वाली, हमने अपनी एग्ज़ाम्पल दी कि 6 रुपये किलो चीनी बिक रही है तो 9 किलो चीनी कितने की आएगी। तो ये स्टेटमेंट जो है ये जगत की व्याख्या नहीं करता, क्योंकि 2 लड़के थे, एक लड़के ने कहा कि ये तो टोटोलॉजी है, 6 नाम 54 9 छंग 54। लेकिन जो लड़का जगत के बारे में जानना चाहता था वो खड़ा हो गया, सर आपका सवाल ही गलत है, कहीं मैं तो सारी दुनिया में घूम आया, 6 रुपये किलो चीनी मुझे तो मिली नहीं, इसलिए वो जगह बताओ जहाँ 6 रुपये किलो चीनी मिलती है। तो उन्होंने कहा ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट जगत के बारे में कुछ नहीं कहता। तो इस तरह से विटगेंस्टाइन का जो सारा दर्शन है वो डेवलप हुआ। लेकिन ये टीचिंग लाइन में कम रहे, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए गए, लेकिन इतनी देर में वर्ल्ड वार शुरू हो गई। वर्ल्ड वार में फिर इनकी सर्विसेज एक्वायर कर ली कि जेट जहाज़ में तुम उड़ाने वाले हो, मिलिट्री में आ जाओ। और इटली वालों ने इनको गिरफ़्तार कर लिया, जेल में चले गए, वार प्रिजनर बन गए। जेल में बैठते हो कुछ नोट्स यही लिखते रहे हो कि लॉजिक क्या काम करती है, स्टेटमेंट कैसे दिए जाते हैं, एनालिटिक स्टेटमेंट कैसे होते हैं। तो इनकी सारी पर्चियाँ जेल की जो है उनको इकट्ठा कर इनकी, तो हम ये कह सकते हैं इनके आधार पर कि भाषा जगत में क्रांति लाने वाला, यानी भाषा दर्शन का एक स्वरूप खड़ा करने वाला, फिलॉसफी ऑफ लैंग्वेज, उसमें इनका जो स्थान है वो वही स्थान है जो धार्मिक क्षेत्रों में पैगंबर का स्थान होता है। पैगंबर आते हैं ईश्वरीय संदेश लेकर के, इन्होंने भी एक दिव्य संदेश लेकर के खड़ा किया लैंग्वेज को ठीक करने के लिए। तो भाषा दर्शन में विटगेंस्टाइन का इन्होंने सारा वो चीज़ें इकट्ठी करके अपना जर्मन भाषा में किताब एक छपवाई। उस किताब का नाम रखा है इन्होंने ट्रैक्टेटस लॉजिको फिलोसॉफिकस। टेढ़ा मेढ़ा नाम है बड़ा। ये किताब जो है इनकी फ़िलासफ़ी का बेस बनी है। यहाँ से हम इनकी अब तक तो इन्होंने अपनी फ़िलासफ़ी के आधार क्या बनाए, आधार क्या हैं इनकी फ़िलासफ़ी के, यानी मैथमेटिकल फ़िलासफ़ी रसल की, लैंग्वेज की एनालिसिस जो चल रही थी, लिंग्विस्टिक एनालिसिस भाषा की, लैंग्वेज को प्योरीफाई करो, क्लैरिटी लाओ। मूर का सारा ही दर्शन ये था, क्लैरिटी। विटगेंस्टाइन के सारे दर्शन का आधार, ट्रैक्टेटस का आधार, जो ट्रैक्टेटस है बड़ी टर्स किताब है, दुनिया में अपनी तरह की एक ही किताब है। इसका फॉरवर्ड 1.5 पेज का है कुल जो किताब लिखी है, और सारी किताब जो है 75 पेज की किताब है, बहुत छोटी सी किताब है। लेकिन उन 75 पेज में इतना कर दिया है, एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए सूत्र रूप में लिखी है। सूत्र क्या होते हैं, ऋषि मुनि एक वाक्य कह देते थे और उस वाक्य की इतनी व्याख्या होती थी कि उस पर ग्रंथ के ब्रह्म सूत्र में उन्होंने पहला एक वाक्य लिख दिया, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। अब इस पर भाष्य लिखे जा रहे हैं सैकड़ों। तो विटगेंस्टाइन की जो किताब है लॉजिक की ट्रैक्टेटस, ये सूत्र रूप में है, और उन्होंने उसको सूत्र रूप में लिखने के लिए ऐसा किया काम कि ना तो उसमें कहीं चैप्टर हैं, पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर, ऐसा कोई चैप्टर नहीं है, ना उप चैप्टर हैं उसके अंदर कोई सेक्शन फलाना, बल्कि सारे मैथमेटिकल नंबर डाले हैं उन्होंने। एक नंबर लिख दिया नंबर 1। अब इसको और एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने लिखा 1 फुल स्टॉप 1, यानी पहला जो मैंने सूत्र कहा है उसकी ये विशद व्याख्या, फिर 1 1 1
1 फुल स्टॉप 1 फुल स्टॉप, ये इसकी व्याख्या। इस तरह से एक सूत्र की अगर 11 व्याख्या हैं तो 1 + 1 डैश 11 हो गया। तो इस तरह से सारी किताब में केवल इन्होंने 7 सूत्र लिखे हैं। उन सूत्रों के व्याख्या करने वाले सूत्र हैं, पहला सूत्र क्या है, दूसरा सूत्र क्या है, तीसरा सूत्र क्या है। लेकिन इन्होंने उसमें भाषा के एक्सप्लेन में अंत में उसके किताब के लिख दिया, इफ़ यू वांट टू स्पीक, स्पीक मीनिंगफुली, अदरवाइज रिमेन साइलेंट। जब आप किसी विद्वानों की सभा में जाओ, भिंडी बेचने वाले या मूंगफली बेचने वालों की सभा में नहीं, तो अगर बोलना है तो मीनिंगफुली बोलो, यानी भाषा ऐसी बोलो जिसका जो सार्थक भाषा हो, संदर्भ दे करके बोलो, फला लॉजिकल लॉ इस पर ये लागू हो रहा है सारा। इसके लिए एक बड़ी कहानी आती है, वो कहानी तो ग्रीक कहानी है, यूसुफ फेबल में कहानी है वो। तो वो कहानी हम बताएंगे कि भाषा से ये पता लग जाता है कि ये आदमी पढ़ा लिखा है या नहीं पढ़ा लिखा, ये आदमी विद्वान है या नहीं विद्वान है। इसमें हम एक बात कहेंगे सिर्फ कि इन्होंने जो अपनी किताब लिखी ये सूत्र रूप में लिखी और उसको पीएचडी के रूप में सबमिट किया मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी में। इनके जो ओरल वाइवा लेने वाले थे वो रसल और मूर जैसे थिंकर आए और उन्होंने किताब को देख करके कहा कि तो अपनी काइंड की इस सारी शताब्दी में लिखी हुई पहली किताब है इस काइंड की। और उन्होंने इनको पीएचडी की डिग्री उसी किताब पे दे दी। 75 पेज की कुल किताब है, उस पर इनको पीएचडी मिल गई। लेकिन जो वाक्य था उन्होंने कहा कि जब भी आप बोलो, कल इस पर वो कहानी वो है तो ग्रीक में, लोग तो कहते हैं ग्रीक वालों ने हिंदुस्तान से चुराई है, हमारे यहाँ कहानी पंचतंत्र की कहानी चुरा के उन्होंने यूसुफ फेबल बना दिया, लेकिन इन्होंने यूसुफ फेबल में से ली कहानी। तो भाषा से आदमी का पता लग जाता है कि इसका स्तर इसका ज्ञान का स्तर कितना है, कैसी भाषा बोलता है, मीनिंगफुल बोलता है। अगर वो मीनिंगफुल भाषा नहीं बोलता तो उसे विद्वानों की सभा में बैठने का कोई अधिकार नहीं। उसे मौन रहना अच्छा है, चुपचाप बैठे रहो, क्योंकि मैं अगर ज़रा सा भी बोला मेरी पोल खुद जाएगी, तो मौन रहना अच्छा है। तो विटगेन्स्टाइन ने अपनी भाषा दर्शन का ये रिज़ल्ट निकाल के रख दिया। तो हम इनको आज इस रूप में खड़ा कर रहे हैं कि भाषा दर्शन के लिए इनका स्थान इतना ऊंचा है। भाषा दर्शन में जैसे अन्य धर्मों में पैगंबर का स्थान होता है, तो भाषा दर्शन का स्थापना करने में, भाषा दर्शन को दृढ़ आधारों पर खड़ा करने में विटगेन्स्टाइन का यही आधार है। और भाषा दर्शन से इनके सारे सब्सिक्वेंट फिलोसफर जितने भी हैं भाषा के, वो सब इससे प्रभावित हुए हैं विटगेन्स्टाइन से। तो अब देखेंगे हम कल कि वो कहानी क्या है यूसुफ फेबल की, और जब उस कहानी को हम पढ़ लेंगे तो हो जाएगा वाकई ठीक कह रहा है कि बोलना है तो मीनिंगफुली बोलो, नहीं चुप बैठे रहो विद्वानों की सभा में। और फिर हम ट्रैक्टेटस के 7 सूत्र तो ले नहीं सकते, क्योंकि उसमें तो हमें कम से कम एक एक सूत्र एक एक दिन में पढ़ा तो 7 दिन लग जाएंगे। तो एक आध सूत्र को हम एक्सप्लेन करके नमूना बता देंगे कि इन्होंने इस तरह से 7 सूत्र हैं, उनकी व्याख्या ट्रैक्टेटस में की है।